हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक वो है पैराथायराइड ग्रंथि। ये पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है ये कहाँ पर स्थित होती है? ये स्थित होती है थायराइड ग्रंथि के जस्ट नीचे की ओर। देखिए, जैसे कल हमने अध्ययन किया था थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो थायराइड जो ग्रंथि होती है उसी के जस्ट नीचे स्थित होती है। ये तो श्वास नलिया की, ये आपको कल मैंने बताया था थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि और इसी के नीचे रहती है पैराथायराइड ग्रंथि। ये तो इसकी जो पृष्ठ सतह रहती है ना, पूरी इसकी सतह है इसकी थायराइड की। तो थायराइड की पृष्ठ सतह में क्या है? दशी रहती है। यानी ये ग्रंथियां ये क्या कहलाती है? ये पैराथायराइड, पैराथायराइड। और ये कहलाती है थायराइड, थायराइड। तो याद रखिए कहाँ रहती है? वही श्वास नली के तो थोड़ी सी ऊपर की तरफ। लेकिन मेन ये रहेगा कि जो थायराइड रहती है ना उसकी पृष्ठ सतह में क्या है? दशी रहती है। थायराइड की पृष्ठ सतह में दशी रहती है। या पूरा लिख देते हैं, थायराइड की पृष्ठ सतह में दशी रहती है। पृष्ठ सतह में दशी रहती है। और इससे जो स्रावित हार्मोन होता है पैराथार्मोन। स्रावित हार्मोन ये होता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन इसका एक और नाम होता है, इसे कोलिफ हार्मोन भी कहते हैं। कोलिफ हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है इससे पैराथार्मोन यानी कि कालिफ हार्मोन स्रावित होता है। इसकी अगर लंबाई देखी जाए तो इसकी लंबाई होती है 6 से 7 सेमी लंबाई। 6 से 7 सेमी होती है। यानी जो थायराइड ग्रंथि है ना उससे थोड़ी सी आकार में डिफरेंस होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है ये होती है 3 से 4 mm। जब ये तो सेमी में, ये mm। ये ध्यान रखना आप। यानी लंबाई तो ज्यादा है लेकिन चौड़ाई क्या है? और दूसरा जो वजन होता है ये होता है इसका वजन 0.01 ग्राम से 0.03 ग्राम वजन की होती है। तो इस प्रकार से इसका ये वेट है। हालांकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, मेन होता है इसमें से जो हार्मोन होते हैं ना, वो हार्मोन जो है वो कौन कौन से रोग होते हैं और कौन कौन सी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मतलब पेपर होता है क्योंकि आपके तो पाठ्यक्रम में ना पूरी ग्रंथियों का वर्णन है, तो क्वेश्चन तो कहीं से भी उठ सकता है इसके। तो ये याद रखना, मेन तो कौन सा? हार्मोन। पैरा ग्रंथि के ऊपर आ रहा है नाम, इसलिए बोलने का चक्कर ही नहीं है, पैराथार्मोन रहेगा। और इसको कोलिफ हार्मोन भी कहते हैं, है ना। तो फिलिप्स कोलिफ ने जो है ना इसकी खोज की थी, इसलिए इसको कालिफ नाम दिया गया है। ये क्या करती है? ये रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट आयनों की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये जो हार्मोन होता है कौन सा? पैरा हार्मोन। ये पैरा हार्मोन या जो हार्मोन है वो क्या करता है? रुधिर में कैल्शियम द्विधन आयन और फास्फेट आयन, हालांकि ये 3 ऋण आयन होते हैं, 3 होते हैं ये
ये आपके समझ की बात है, क्योंकि इसकी संहिता होती है ना वो लिखी जाती है। तो ये तो दीदनाइन दोदनाइन, इसमें क्या रहेंगे 3, ये यानी 3 ऋणाइन होता है इस प्रकार से, इसकी संहिता 3 होती है। तो आपको जो बोलना है पासफेट, ये होता है कैल्शियम। कैल्शियम तो क्या करता है, ये हार्मोन क्या करता है, रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट के जो आयन है ना उसकी मात्रा को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। इसके बाद है इसकी जो इस हार्मोन की जैसे अधिकता हो रही है जब भी रोग होएगा, और अगर मान लो कमी होगी जब भी रोग होता है। तो पहले कमी, किसकी, हार्मोन की कमी। हार्मोन की कमी। तो जो हार्मोन होता है, हमेशा याद रखो, ग्रंथियों से स्रावित जो हार्मोन होते हैं वो दोनों अवस्थाओं में प्रभावित करते हैं। अगर हार्मोन की कमी होगी जब भी रोग होता है, और अगर हार्मोन की अधिकता होगी जब भी रोग होता है। तो इस हार्मोन की यदि किसी मनुष्य में कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी। हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी रोग होता है। अब इसमें एक शब्द जुड़ा है टिटेनी, यानी टिटेनस टाइप सिम्टम दिखाई देते हैं इसमें। तो टिटेनस में क्या होता है, तंत्रिका और मांसपेशियों में क्या आ जाती है, जकड़न आ जाती है। इसलिए इसमें भी वही सिस्टम होएगा। तो हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी रोग में क्या होता है, तंत्रिका, इस रोग का मतलब बता रहा हूं कि हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी में क्या होता है। तो तंत्रिका पेशियों में जकड़न मतलब अकड़ जाती है। और बहुत सी बार क्या होते हैं, इसके तंत्रिका जो पेशियों उसमें क्या है, दौरे पड़ने लगते हैं। तो तंत्रिका पेशियों में जकड़न एवं दौरे, खाएंगे जकड़न के दौरे, बार बार जैसे चलते चलते अचानक ही हाथ पैरों की जो है ना तंत्रिका पेशियां, हाथ पैरों की, गर्दन की, हाथों की, ये क्या है, जकड़न आ जाती है मतलब अचानक ही। तो इस प्रकार से इसकी कैसे होता है, कमी से। कौन सा हार्मोन, पैराथार्मोन जो होता है या कालिफा हार्मोन होता है, इसकी कमी से हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी नामक रोग होता है। इस रोग में तंत्रिका पेशियों में क्या है, जकड़न हो जाती है या दौरे पड़ते हैं उसके। और दूसरा है हार्मोन की अधिकता। यदि मान लो हार्मोन है, कौन सा वाला, पैराथार्मोन, इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो इससे भी क्या होता है, एक रोग होता है जिसका नाम होता है ऑस्टियोटिक फाइब्रोसा। सिस्टिका ये रोग होता है। और इस रोग में मुख्यतः क्या होता है, इसमें अस्थियां और जो हड्डियां होती है ना, मतलब यानी अस्थियां, वो क्या हो जाती है, कमजोर और विकृत हो जाती है। अस्थियां, हड्डियां, अस्थियां कमजोर व विकृत हो जाती है, यानी सरलता से गिरने पे टूट जाती है अस्थियां, सामान्य चोट लगने पर टूट जाएगी या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इस प्रकार के सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं। साथ में से क्या है, अस्थि छिद्रता, ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। अस्थि छिद्रता, छिद्रता, छिद्रता
यानी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं। इसका मतलब होता है अस्थि छिद्र सा पता लग रहा है ना, अस्थियों में एक टाइप से क्या है, जगह जगह पतली सी मतलब जो परत है ना वो बन जाती है, वहां पर क्या छिद्रनुमा अवशेष दिखाई देते हैं। तो यहाँ तो अर्थ निकल आए अस्थि छिद्र का, है ना, अर्थात अस्थियों में छिद्र हो जाती है, अस्थियां कमजोर हो जाती है। इस प्रकार से ये ग्रंथि से प्रभावित रोग है। और आगे हम जो स्टडी कर रहे हैं वह दूसरी ग्रंथि यानी कि नंबर 6 वाली। ये होती है थाइमस ग्रंथि और ये होती है हृदय के पास, यानी श्वास हृदय जो होता है उसके आगे और श्वास नली के पास रहती है। हम जो स्टडी कर रहे हैं वो क्रम से कर रहे हैं, यानी ऊपर से ही चल रहे हैं ग्रंथियों की स्थिति के हिसाब से। थाइमस ग्रंथि, पहले आपने इसका नाम सुना होगा कि थाइमस ग्रंथि क्या होती है। स्थिति होती है इसकी, यानी कहाँ स्थित होती है, ये होती है हृदय के आगे व श्वास नली के समीप स्थित होती है। और ये जो ग्रंथि होती है इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये भी आपने आगे अध्ययन किया होगा। ये स्रावित होता है थाइमोसिन, स्रावित हार्मोन। ये कहलाता है थाइमोसिन। ये प्रतिरक्षा तंत्र का प्रमुख आधार होता है, क्योंकि जो ग्रंथि होती है ये क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र का एक भाग है। इसको लसिका अंग भी कहा जाता है। तो हमारे शरीर में दो प्रतिरक्षा अंग होते हैं, एक तो प्लीहा और एक थाइमस ग्रंथि, दोनों लसिका अंगों के अंतर्गत आते हैं। ये इसमें एक और स्थित है, यौनावस्था में तो ये ठीक ठाक रहती है, लेकिन यौना अवस्था के पश्चात ये धीरे धीरे है ना पतली यानी अपाशित होती जाती है, और वृद्धावस्था में क्या है, एक पतली डोरी के समान हो जाती है। तो याद रहेगा मैं बोल रहा हूँ जो वृद्धावस्था जो मतलब यौनावस्था में तो ठीक ठाक रहती है, यौनावस्था के बाद मतलब क्या हो जाती है, ये धीरे धीरे अपाशित होने लगती है। और अपाशित होने के बाद जो अपाशित होएगी तो एक तंतु में डोरी के समान दिखाई देगी, अर्थात वृद्धावस्था में ये तंतु में डोरी के समान दिखाई देती है। और इसके अलावा ये प्रतिरक्षा तंत्र का प्रमुख अंग होती है। 2-3 चीजें नोट कर लो, नहीं याद, वैसे मैंने 2-3 बार रिपीट कर दी, याद होगी। तो क्या था इसमें, यौना अवस्था के बाद अपहासित यानी धीरे नष्ट होने लगती है। अपहासित अपन अष्ट नष्ट शब्द लिख सकते हैं, नष्ट का मतलब समूह रूप से समाप्त हो जाना, लेकिन अपाशित होती है यानी इसका अवशेष बचा रहता है। तो यौनावस्था के बाद अपाशित एवं वृद्धावस्था में तंतु में डोरी के समान रह जाती है, डोरी के समान रह जाती है इस प्रकार से। और इसका अपाशित होना भी जरूरी है, अपाशित नहीं होगा तो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण नहीं होता है। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। प्रतिरक्षा तंत्र का प्रमुख अंग होती है कौन सी, ये वाली ग्रंथि। ये हार्मोन कौन सा, थाइमोसिन क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है।
तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, यानी उस क्रिया को उत्प्रेरित करता है ताकि इससे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण हो सके। और दूसरा क्या करता है, टी लिम्फोसाइट का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र कौन, ये वाली ग्रंथि, कौन सी, थाइमस जो ग्लैंड है वह प्रति यानी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट अर्थात नाम सुना होगा आपने टी लिम्फोसाइट, तो टी का मतलब काय से बना है, थाइमस है ये, तो टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र कहलाती है कौन, ये वाली ग्रंथि। थाइमस जो ग्रंथि है वह टी लिम्फोसाइट का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र कहलाती है, क्योंकि आपको याद है जितनी भी रक्त कणिकाएं हैं चाहे वह श्वेत हो, और श्वेत रक्त कणिकाओं के एक प्रकार है, इसका नाम होता है दो होती है, एक तो बी लिम्फ, देखे अगर हम स्टडी करें तो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक तो टी लिम्फोसाइट और एक होते हैं बी लिम्फोसाइट। ये तो वर्षा समकक्ष अंग में जाते हैं परिपक्व होने के लिए, मतलब इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में ये निर्मित होने के बाद अपरिपक्व होते हैं, तो परिपक्व होने के लिए कुछ लिम्फोसाइट्स तो कहाँ पर आएंगे, ये आएंगे थाइमस ग्रंथि में, वहां जाकर के ये परिपक्व होंगे, और कुछ किसमें जाते हैं, वर्षा समकक्ष अंग में, ये जो लिख रहा है ना वर्षा समकक्ष अंग में जाते हैं, तो वहां पर परिपक्व होते हैं। तो जो लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में आएंगे ना वो परिपक्व हो जाएंगे, परिपक्व होने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो क्या कहलाएंगे, वो टी लिम्फोसाइट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, टी लिम्फोसाइट्स कहलाएंगे, इसलिए इसको क्या प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है। उसी के बाद ये टी लिम्फोसाइट है ना जीवाणु का क्या करती है, भक्षण करती है, क्या करती है, जीवाणु का भक्षण। तो इस प्रकार से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। तो ये ग्रंथि थी, बाकी कल अध्ययन करेंगे।